मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। आम आदमी पार्टी ने तो सारा सत्यानाश, हर जितने ईवीएम्स हैं सब में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सब में जाके बीजेपी को वोट पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छा शासन दे सकती है। बीजेपी एमसीडी में अच्छा शासन दे सकती है, केजरीवाल लेकिन पैसे नहीं देते। लेकिन केजरीवाल सिर्फ पिछले 2 सालों से, तो उससे पहले क्या हो रहा था। बहरहाल शीला दीक्षित के साथ कम से कम ये परेशानी बीजेपी को नहीं थी एमसीडी के एतबार से। बहरहाल एक बड़ी खबर इस बीच ये आ रही कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अपनी कैबिनेट में कुछ फेरबदल कर सकते हैं। ये फेरबदल दिल्ली में जो नतीजे खराब एमसीडी के आए उसके बाद लिए जा रहे हैं। पीटीआई के हवाले से यह खबर हम तक पहुंची है कि कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की छुट्टी हो सकती है, उनकी विदाई हो सकती है और उनकी जगह एक दलित चेहरा जिनका नाम है राजेंद्र पाल गौतम, उनको लाया जा सकता है। राजेंद्र गौतम सीमापुरी से विधायक हैं और इस बीच दिल्ली के आप के संयोजक दिलीप पांडे भी अपना इस्तीफा अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दे चुके हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, राजेंद्र गौतम इन होंगे और सत्येंद्र जैन आउट होंगे। ये बड़ी खबर। अनिल वाजपेयी साहब हमारे साथ बने हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल साहब, इसकी कुछ खबर अगर आपको है तो आप इस पे प्लीज अपना रिएक्शन दें कि ये क्या मजबूरी है सत्येंद्र जैन को हटाया जाना और राजेंद्र गौतम साहब को लाया जाना। जो इल्जामात लग रहे हैं सत्येंद्र जैन पर पिछले काफी वक्त से, जिन्हें डिफेंड कर रहे थे आप लोग। खबर नहीं है। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। मुझे तो आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिल रही है। और जहाँ तक मैं सत्येंद्र जैन की बात करूँ, सत्येंद्र जैन साहब ने दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये अब बाकी कैबिनेट का विस्तार करना ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वो किसको रख सकते हैं, किसको हटा सकते हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र के बारे में है। और मैं तो सिंपल सा एक छोटा सा विधायक हूँ और जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी जिस चीज का फैसला करेंगे हम तो उनके साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, फिलहाल इसकी जानकारी मेरे पास कोई नहीं है। ठीक है यूसुफ साहब, ये खबर आज के वक्त में, आज ही नतीजे अभी आए हैं और अभी ये खबर आ जाना क्या इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ खामी थी और एक बड़ी खामी के तौर पर सत्येंद्र जैन को देखा जा रहा है? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी के अंदर काफ़ी दिन से चर्चा है कि पार्टी सही से फंक्शन नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं। और जो चुनावी नतीजे आज आए हैं उनसे ये बात साबित हो गई है कि स्ट्रेटेजी पार्टी की गलत थी, उसको सुधारने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल पर दबाव भी है, हालांकि वो किसी के दबाव में नहीं आते, लेकिन इसकी चर्चा थी कि वो कुछ लोगों को सरकार से हटाकर दूसरे लोगों को लेंगे। और ये वैसे भी एक नॉर्मल कोर्स होता है, जैसे कि अनिल वाजपेयी भी कह रहे थे कि ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, उनका विशेषाधिकार है कि वो जब चाहें अपने कैबिनेट में फेरबदल करें। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव होने थे तो 1 साल पहले मोदी जी ने अपने कैबिनेट में फेरबदल किया और उत्तर प्रदेश से कुछ लोगों को आगे चेहरा दिया। इसकी अहमियत थोड़ी सी इसलिए जरा बढ़ जाती है कि अभी आज ही नतीजे आए हैं और आज ही अगर ये खबर आ गई है। संकेत आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले से उन्होंने प्लानिंग करके रखा होगा कि इनकी जगह उनको हम लेंगे। और जो संभालना है, जिस तरह से ये सब डैमेज हो रही है पार्टी, उस डैमेज को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। और अगर वो उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी मंत्रिमंडल में फेरबदल की कोई कोशिश करते हैं या पार्टी संगठन में कोई कोशिश करते हैं, तो उस कोशिश को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है कि उनकी तरफ से कोशिश हो रही है। उसका नतीजा क्या निकलेगा वो तो बात की बातें हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। ठीक है, ठीक है। बहरहाल एमसीडी में बड़ी हार के बाद अब आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ सकती हैं। इस बात का इशारा बीजेपी के नेता तो कर ही रहे, साथ ही साथ आपके अंदर भी एक असंतोष की लहर नजर आ रही है। आखिर क्यों ये नौबत पहुंची है? एक बड़ी पार्टी जिसने 67 सीटें दिल्ली के अंदर जीती थी, जिसने 54-55% वोट शेयर हासिल किया था, वो यहां तक आखिर कैसे पहुंच गई? इस रिपोर्ट में देखिए। वो दिल्ली की तकदीर बदलने का सपना दिखाते रहे, जनता उन पर भरोसा करती रही, लेकिन जब वो आपसे खास बन गए तो यकीन के रिश्ते न सिर्फ कमजोर हुए बल्कि साथ भी टूटता चला गया। कमोबेश यही कहानी है उस आम आदमी पार्टी की जिसने ईमानदारी की राजनीति का दिलासा तो दिया, लेकिन सत्ता मिलते ही वादे भूलने लगे। और अब जब जनता ने साथ छोड़ दिया तो ईवीएम में खोट निकाल रहे हैं।
लेकिन बीजेपी रामधारी सिंह दिनकर की उन चंद लाइनों के सहारे अब सिंहासन की मांग कर रही है जो जनता के मान और सम्मान के लिए लिखी गई थी। लोग कह रहे हम आंदोलन करेंगे, किसके खिलाफ आंदोलन करोगे? जनता के खिलाफ। जनता की ईंट से ईंट बजाओगे? ये जनता इतने लोकतंत्र है ये। तो सवाल है कि क्या केजरीवाल सरकार के बाकी दिन अच्छे नहीं रहने वाले हैं? इस बात का इशारा कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं। उनका इशारा न सिर्फ केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की ओर है बल्कि आप में पनप रही असंतोष की राजनीति की ओर भी है। उन्होंने विकास किया नहीं, दिल्ली के पैसे का दुरुपयोग किया, दिल्ली के पैसे से बाहर अपना प्रचार और प्रसार किया। उनको प्रधानमंत्री बनने की जल्दी थी, अब मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे वो। बीजेपी नेताओं ने इशारे यूं ही नहीं किए, इसके पीछे निश्चित तौर पर आपके भीतर उठ रही बगावत भी है जो पंजाब चुनाव के बाद से लगातार पार्टी के भीतर देखने को मिल रही है। जैसे ही एमसीडी के नतीजे आए, भगवंत मान का पंजाब का दर्द उभर आया। उन्होंने कहा कि ईवीएम की खामी निकालने से कोई फायदा नहीं होने वाला। चुनाव की रणनीति को लेकर पार्टी ने ऐतिहासिक गलतियां की हैं। पार्टी को आत्मविश्लेषण करना चाहिए जिससे पता चल सके कि हार क्यों हुई। वो यही नहीं रुके, पंजाब चुनाव को लेकर भी उनकी भड़ास निकली। पंजाब में आम आदमी पार्टी बिना कप्तान के लड़ी। मोहल्ला क्रिकेट टीम की तरह बर्ताव किया गया जिसमें हर प्लेयर खुद तय करता है कि उसे कहां फील्डिंग करनी है और किस नंबर पर बैटिंग करनी है। जब पार्टी से पूछा गया कि जीतने के बाद सीएम कौन होगा तो सही जवाब देने के बजाय उल्टे सीधे जवाब दिए गए जिससे कंफ्यूजन पैदा हो गया। केजरीवाल के घर के भीतर से सवाल सिर्फ भगवंत मान ने नहीं उठाया है। मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। कुछ कनेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक के साथ हमारा टूटा है, उसे जोड़ने की जरूरत है। बात जरूर ईवीएम की उठ रही है पर मुझे मालूम है जमीनी हकीकत क्या थी, कहाँ कहीं चूक हुई है। मैं बिल्कुल एक व्यक्तिगत तौर पे मैं अपनी चांदी चौक विधानसभा की बात कर रही हूँ, मेरी जिम्मेदारी। घर में असंतोष गहरा हो चला है तो फिर इसके पीछे केजरीवाल के वो फैसले भी हैं जिसे लेकर न सिर्फ लोगों के बीच किरकिरी हुई बल्कि विचारों से भी समझौता करने का आरोप लगा। मसलन हर मुद्दे पर एलजी के साथ टकराव, विज्ञापन के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल और मानहानि की फीस देने के लिए सरकारी पैसों के दुरुपयोग के साथ साथ मंत्रियों और विधायकों पर यौन शोषण और भ्रष्टाचार के दाग शामिल हैं। कुछ नया होगा, कुछ देश बदलेगा और बिल्कुल उन्होंने वही एजेंडा लिया जो बीजेपी और कांग्रेस का था। हम तो नया एजेंडा बनाने आए थे ना, नया देश बनाने आए थे। फिर हम बोलते लेकिन बीजेपी इतना खराब है, कांग्रेस, अरे उनके साथ उम्मीद नहीं थी। उम्मीद आपको हमने 96% सीट्स दी थी। 2015 विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद कई बड़े चेहरे केजरीवाल से अलग होते चले गए। तब वजह ये बताई गई कि राजनीतिक जमीन मजबूत होते ही आपके मुखिया के भीतर घमंड आ गया है। अब फिर से घर और बाहर मुखर विरोध है क्योंकि इस बार केजरीवाल की राजनीतिक जमीन कमजोर हो गई है। अभिनव उपाध्याय के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। चलिए, ये रिपोर्ट बहुत कुछ साफ कर रही जो हालात हैं, किस किस तरीके के रिएक्शन आए और क्यों इस नौबत तक पार्टी आम आदमी पार्टी पहुंची, ये सब कुछ साफ हो रहा है। बहरहाल मेरे साथ अनिल वाजपेयी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हरीश खुराना बीजेपी से आते हैं, यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में और सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब हैं जो कांग्रेस से आते हैं। हरीश खुराना साहब, एक बयान इसमें खास लगा विजय गोयल साहब का, जो ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली की कुर्सी भी नहीं बचेगी। ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप लोग कि अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं केजरीवाल को? हमने कुछ नहीं करना, वो खुद अपने ही उसमें विरोधाभासों में जो हालत है दिल्ली की। विजय गोयल साहब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे विधायकों पे गाज गिरने वाली जो पक्का है, उनकी मुस्कुराहट उनका साथ जो नहीं पक्का है, सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए। प्लीज 21 विधायकों के ऊपर गाज 100% गिरने वाली क्योंकि आपने गैर कानूनी काम किया है। एक विधायक ऑलरेडी बवाना का ज्वाइन कर चुका है बीजेपी। 4 विधायकों ने इन्होंने पार्टी से निकाला हुआ है। वो एक पंकज पुष्कर हैं, एक कर्नल शेरावत हैं, ये तमाम तरह के हैं। तो जब ये फिगर बैठती है तो लगभग 30-35 विधायक, तो वैसे ही आधे विधायक तो ये हो गए। अब इसमें हम क्या करें, अपने आप गिरेंगे तो गिरेंगे। लेकिन आज जो हालत है, मैं एक बात अपने मित्र आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं। याद करिए चुनावों से पहले वो क्या बोलते थे, राइट टू रिकॉल, रेफरेंडम होना चाहिए। क्या दिल्ली की जनता ने आज 2 साल के बाद ये रेफरेंडम नहीं दिया कि जो पार्टी 252 सीटें उस वक्त लेके गई थी एज अ पार्षद, जब 67 सीट मिली थी,
आज वो 44 सीटों पे सिमट के रह गई है 2 साल के अंदर। क्या ये राइट टू रिकॉल नहीं है? क्या नैतिकता के आधार पे अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या जो वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि रेफरेंडम होगा तो मैं बीच सत्ता छोड़ के चला जाऊंगा, आज क्या वो वक्त नहीं आ गया है? सर, नैतिकता के पैमाने होंगे तो फिर आपके लिए भी होंगे। अपना 52% से आज 20-21% पे आ गए हैं, तो दिल्ली की जनता का विश्वास खो दिया है। क्या ये रेफरेंडम नहीं होना चाहिए? देखिए अच्छा सर, एक खबर ये भी आ रही कि बहुत सारे फोन आप लोग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों को। अलका लांबा जी देखिए, जिस प्रकार का ये आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भटकाने की कोशिश है और अपनी हार को छिपाने की कोशिश है। आज दिल्ली की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। अब चूंकि सारा का सारा मीडिया का ध्यान उनकी पार्टी की तरफ लगने वाला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी हो रही है, पहली बार नहीं हो रहा है। इनके यहाँ एक ही लॉजिक चलता है, ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। तो ये जो एटीट्यूड है, जो अहंकार है, इस सरकार का गिरने का बहुत बड़ा कारण। ठीक है सर, ठीक है सर। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, अजय माकन साहब ने जिम्मेदारी तो ली, लेकिन साथ ही साथ शीला दीक्षित का बयान अगर आप देखें तो वो ये कह रही हैं कि हमने आक्रामक, आप तक मेरी आवाज आ रही सर? सुरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे? जी आ रही है। हाँ, अजय माकन साहब ने जिम्मेदारी तो ली सर, आपने अच्छा परफॉर्म भी किया। मुझे आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजय माकन साहब ने अपनी जिम्मेदारी भी समझी और ये भी है कि आप लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया पिछले चुनाव के मुकाबले। लेकिन इस बीच शीला दीक्षित का बयान इस तरफ इशारा कर रहा है कि सब कुछ पार्टी के अंदर ही ठीक नहीं था। लवली साहब का जाना एक अलग का मसला है, बरखा जी का जाना एक अलग का मसला है, लेकिन शीला दीक्षित अगर ये कहें कि आपने चुनाव प्रचार आक्रामक तरीके से नहीं किया, उन तक को प्रचार में शामिल नहीं किया गया, तो मतलब परेशानी ज्यादा बड़ी है। शीला जी का हर वक्तव्य हमारे लिए स्वागत योग्य है। शीला जी हमारी वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और शीला जी ने जो दिल्ली के लिए किया वो आज दिल्ली याद कर रही है। और अगर शीला जी कहती हैं इस बात को, तो इस बात पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए और हम उनकी बातों को पूरी गंभीरता से लेते हैं। सर, अब क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी यानी नाकामी और षड्यंत्रकारी दोनों ताकतों में से दिल्ली की जनता ने नाकाम ताकतों को चुना है। पिछले 10 साल की जो एमसीडी की जो नाकाम ताकतें हैं वो आज की डेट में पुनर्स्थापित हुई हैं। अभी पहले षड्यंत्रकारी ताकतों को दिल्ली की जनता ने अलग किया है, आगे आने वाले दिनों में वो नाकाम ताकतों को भी अलग करेंगी, हमें पूरा भरोसा है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को बधाई, लेकिन एक अरविंद केजरीवाल के लिए मैं जरूर बात करूंगा कि निदा ने एक जगह पे लिखा था अंदर की जो नाकाम ताकतें उनका क्या होगा? बाहर के लोगों से तो लड़ लेंगे, जो अंदर की लड़ाई है उस लड़ाई से आप कैसे निपटेंगे? जरा मैं सुनवाता हूं आपको कि शीला दीक्षित जी क्या कह रही हैं और अजय माकन साहब कह रहे हैं क्या। जरा सुनिए आप इन दोनों बाइटों को। वो सब विश्लेषण जब किया जाएगा, तभी उस पे नतीजे पर हम पहुंच पाएंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। कि एक बात जरूर है कि जिस तरह से कांग्रेस को निकल कर आना चाहिए था, एक अग्रेसिव कैंपेन करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अग्रेशन की बात शीला जी ने कही है। पिछले 2 वर्ष से लगातार शीला दीक्षित जी और संदीप दीक्षित जी लगातार मेरे खिलाफ में बोलते जा रहे हैं और मैंने एक भी बार उनका जवाब नहीं दिया है और मैं जवाब देना भी नहीं चाहता। मैं शीला जी को अपना मेंटर मानता हूं और उनके साथ में मैंने काम किया है, बहुत कुछ सीखा है। मैं उनके बेटे की तरह था जिस वक्त मैं उनके साथ में था। और अगर शीला जी ये कहती हैं कि हमारे में अग्रेशन नहीं था, तो शायद उनको लगता है कि जब संदीप दीक्षित मेरे खिलाफ बोल रहा है या वो मेरे खिलाफ बोल रही हैं तो मैं उसमें अग्रेशन वापस लेकर के आऊं, तो वैसा अग्रेशन मैं नहीं ला सकता। कैंपेन के लिए तो मैंने अग्रेशन का मतलब आपको अग्रेशन का जवाब दे दिया है। यूसुफ साहब, इन हालातों से लड़ करके अगर कांग्रेस ने जो वोट शेयर हासिल किया वो बड़ी बात है अपने आप में। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक तो कांग्रेस का जो आला कमान है उसके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है और उस लक्ष्य को हासिल करने की प्लानिंग नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 2004 में जब राहुल गांधी को लोकसभा का टिकट दिया गया था पहली बार और वो प्रचार करने गए थे अमेठी में, चिंचौली एक गांव है, वहाँ से उन्होंने प्रचार शुरू किया था और पहला इंटरव्यू उनका मैंने किया था तो उसमें उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि मैं निशानेबाज हूँ, इसलिए पहले अपना लक्ष्य तय करता हूँ और फिर मैं उस पर निशाना लगाता हूँ।
लेकिन 12-13 साल में अभी तक कहीं ऐसा नहीं दिखा कि उनकी तरफ से कोई पार्टी को लेकर कोई ऐसा विजन पेश किया गया हो कि पार्टी का अल्टीमेट विजन ये है और इस लक्ष्य ये है और इस लक्ष्य के ये पड़ाव हैं और इन पड़ाव को हासिल करने के लिए हमारी ये प्लानिंग है, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। वो चीज़ दिल्ली में रही। वो किसी पे विश्वास करते हैं, पूरी तरह विश्वास करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात उनकी है। लेकिन उस विश्वास जिस पे किया जा रहा है वो उस विश्वास के लायक है या नहीं है, उसको कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो अपने आप में एरोगेंट हो जाता है। अजय माकन जी जो आज इस्तीफा की उन्होंने पेशकश की है, दे भी दिया इस्तीफा, और उनके साथ उन पर सबसे बड़ा आरोप क्या है कि दिल्ली के बाकी नेताओं को वो साथ लेके नहीं चल पाए। चुनाव के ठीक आखिरी वक्त में शीला जी, संदीप दीक्षित दोनों माँ बेटे नाराज होकर बैठे हुए थे, डॉक्टर वालिया नाराज हो गए, लवली और उनकी पूरी टीम, लवली तो बीजेपी चले गए। इसके अलावा जितने मुस्लिम विधायक बीजेपी के कांग्रेस में पहले रहे हैं, जिनका एक अच्छा खासा जनाधार अपने इलाकों में रहा है, उनको भी तवज्जो नहीं दी गई। अजय माकन का खुद ये कहना था कि अगर हम इस बार मुस्लिम करेंगे तो हमें शायद सिंगल डिजिट में हम चिमट जाएंगे कांग्रेस में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने कांग्रेस अपने ही एक अंदर वैचारिक द्वंद्व में फंसी हुई है, वो तय नहीं कर पा रही कि करना क्या है। लेकिन इन हालात में भी अगर अब देखा जाए कि 30 सीटें कांग्रेस को मिल जाती हैं तो मुझे लगता है कि बड़ी बात है ये, जहां उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, अंदर से कोई सपोर्ट नहीं मिला है, वहां अंदर इतनी टूट-फूट थी, इतने हंगामे बरपे थे, उन हालातों में अगर ये 30 का फिगर है तो मुझे लगता है कि ठीक-ठाक सीट मिल गई है। ठीक है, हरीश खुराना साहब, मुझे बताया जा रहा है कि आपको कहीं जाना है, तो इसलिए एक फाइनल कमेंट भी, और जरा ये भी, चूंकि मुस्लिम विधायकों का, मुस्लिम कैंडिडेट्स का जिक्र आया, इस बार तो आपने 5 कैंडिडेट्स खड़े किए एमसीडी में, ये क्या कहानी थी, जरा इस पे भी रोशनी डालिएगा और एक फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति के आधार पे या धर्म के आधार पर टिकट नहीं देती। अरे सर, 2 दिन पहले ही रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि मुसलमान वोट ही नहीं देते। काम करता है उसके आधार पे और विजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और तभी आपने देखा कि इस बार सीटें हमारी बढ़ी। हरीश खुराना जी से पूछिए, अभी हैरान हो रहा था, कांग्रेस के कमेंट सुन रहा था, मुझे बोलने देंगे? हाँ प्लीज हरीश राव, मैं आपके बीच में रोका नहीं, प्लीज प्लीज। खैर, जो मैं बात कर रहा था आज तो कि कांग्रेस कह रही है कि हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। पिछली बार 77 सीटें आई थी, मैं अभी आपके उस पर भी देख रहा था। अगर वो 77 सीटें आने के बाद आज वो अगर 30 सीटों पे सिमट के रह रही है और खुश हो रही है तो उनको बधाई। और जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, अगर करते रहेंगे तो जो हमने सपना देखा है दिल्ली में कांग्रेस मुक्त भारत का, कांग्रेस मुक्त दिल्ली का, सर आप पहले कांग्रेस युक्त कह गए, कांग्रेस मुक्त का चलिए खैर, जुबान फिसल गई, कांग्रेस मुक्त का जुबान कभी कभी फिसल जाती है। खैर, कुछ कहना चाह रहे हैं सुरेंद्र जी? कैन आई रिस्पॉन्ड? हाँ प्लीज प्लीज सर। देखिए, एक बड़ा पुराना सा शेर था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और पीछे हवा का तेज झोंका है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आज की डेट में खुराना साहब ये मत भूलिए, जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन ने अगर हमें कहीं नाकामी पर हमें सजा दी है तो आपकी एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होंगी तो आपको भी सजा देगी। आज तो आप मोदी जी का नाम आगे कर करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जुमलेबाजी की जितनी भी बातें कर रहे हैं आप करिए, आपको स्वागत एमसीडी, आप चलाएं, अच्छी बात है। लेकिन कल की डेट में जब आपसे ये पूछा जाएगा कि 10 सालों में आपने क्या किया और आज की डेट में आप क्या कर रहे हैं, तब हमारे आंतरिक मतभेद आपके काम नहीं आएंगे। आपके काम आपकी नाकामियां या आपके सत्कर्म आएंगे। आज की डेट में जीत को स्वीकार कीजिए। हमें आपके मतभेद चाहिए नहीं। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, और दिल्ली की जनता के कांग्रेस ये मान के चलती है कि जब मोदी जी का जादू खत्म हो जाएगा जनता हमें अपने आप वोट दे देगी, इसके लिए हमें प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है। इंतजार सिर्फ इसी बात का हो रहा है कि मोदी मैजिक कब खत्म होगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, छोटा सा मान के चलती। हरीश खुराना साहब एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, फिर आप जा सकते हैं। सुरेंद्र जी, आपकी प्लानिंग देखी गई है, यूपी में देखी, हमने उत्तराखंड में देखी, दिल्ली के जो एमसीडी के नतीजे हैं यूसुफ साहब, दिल्ली एमसीडी के जो नतीजे हैं, ये वाकई दिल्ली बीजेपी की जीत ज्यादा है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की जीत आपने देखी होगी? नहीं, आपने पंजाब में नहीं देखी हमारी कारण मानता हूं दिल्ली में हमारी जीत का 3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कारण है
जो जिस प्रकार से हमने 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर शासन किया एमसीडी के अंदर, अब आप उसके अंदर कहें कि करप्शन था, ये वो आप जाने, लेकिन हमने दिल्ली की जनता के ऊपर खड़े उतरने की कोशिश की और ईमानदारी से कोशिश की, पहला सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण है नरेंद्र मोदी जी के जो एक्सेप्टेबिलिटी है और जो ऑरा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली भी उससे कोई अछूता नहीं है, दूसरा कारण। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है अरविंद केजरीवाल के 2 साल के कर्मकांड। ये जब तीनों चीजें मिल गई हैं तो उसकी सबसे बड़ी जो जीत हुई है, दिल्ली की जनता ने जो हमें चुना है, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण कारण है। चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया। अनिल वाजपेयी साहब, एक जो बड़ा कारण उसमें था अनिल, वो केजरीवाल के 2 साल के कामकाज का जिक्र हो रहा है। सर जरा समझाइए कि आप लोगों ने अब तक नतीजे आने के बाद क्या अभी तक एनालाइज किया कि क्या बड़ी वजह रही कि जो यहां तक की नौबत आ गई। देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, मिस्टर हरीश खुराना जी जिस तरीके की बात कर रहे थे, राजनीति में कम से कम सभ्यता नाम की कोई चीज होती है। ये अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे थे, अरे जब दिल्ली में 67 सीटें आई और रिकॉल की बात भाजपा के केंद्र के नेताओं की तरफ से भी की गई थी, तो जब अगर अरविंद जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए तो जब क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दिया। लेकिन मैं इस्तीफे के विवाद में नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने दिल्ली में रचनात्मक काम किया है। हमने दिल्ली के लोगों को पानी फ्री दिया, बिजली हाफ दी, दिल्ली के हर अस्पतालों में दवाई फ्री दी, MRI फ्री दिया, CT स्कैन फ्री दिया, और हम क्या दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से क्या एक्सपेक्टेशन चाहती है। सर जी सब कुछ आपने दिया, लेकिन देखिए अब नहीं किया, ये उनकी गलती है, पछताएंगे कल को वो जाके। तो मेरी बात सुनिए, भी तो था, मेरी बात सुनिए, हमने अपना काम किया है। मेरी बात सुनिए पहले सर, मेरी बात तो सुनिए। हमने दिल्ली की जनता के लिए ईमानदारी से काम किया है। अब अगर उन्होंने अपना फैसला दे दिया है, उनका फैसला हम स्वीकार कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। अब लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं, मैं EDMC के इलाके में रहता हूं, गांधीनगर से विधायक हूं। 10 साल बायोमेट्रिक मशीनें खरीदी गई, उनमें रख रखाव के लिए करोड़ों रुपए खरीदे गए, कहां गया पैसा वो। मैंने 2 बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, 1272 कर्मचारी सफाई के मेरी विधानसभा में आते हैं, कितने आते हैं, उन सफाई कर्मचारियों का डाटा क्या है, पैसा दिया आज तक इन लोगों ने जाके। ठीक है सर, 10 साल में एमसीडी ने करप्शन के अलावा कोई काम नहीं किया है। सर ये बातें हमारी सरकार पे बातें आपने एमसीडी चुनाव के दौरान लोगों तक पहुंचाई होगी। हमारी सरकार अगर लोगों ने आप पर भरोसा नहीं किया तो कमी ये आरोप नहीं लगाया की जरूरत है, हमने कोई करप्शन किया है, हमने कोई। ठीक है सर, ठीक है। यूसुफ अंसारी साहब जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो अनिल त्यागी साहब कि उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ तो हुई, कहीं कोई गलती तो है, उस गलती को एनालाइज करने की भी गलती हो रही है। ये बात तो हुसैन मारने वाली है कि आम आदमी पार्टी के कुछ काम है जिनकी बहुत जनता तारीफ करती है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो और चाहे जो भी बता रहे हैं कि जो हेल्थ सर्विसेज बहुत सस्ते दामों पे आम आदमी को मुहैया कराई जा रही हैं और वो अवेलेबल भी हैं। दूसरी जो उन्होंने काम किया है, इसके अलावा जो बिजली पानी में लोगों को बहुत राहत, लोगों का उसके बावजूद लोगों ये दिल्ली के काम है, दिल्ली सरकार के काम है, और ये दिल्ली सरकार के कामकाज को नापने के लिए चुनाव नहीं था, ये एमसीडी के लिए चुनाव था। और एमसीडी की एंटी इनकम मैसेज को बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी से न्यूट्रलाइज कर दिया, इसलिए वो वोट बीजेपी की तरफ चला गया। लेकिन अगर हम एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में रणनीति के तौर पर हार हुई, बिल्कुल हार हुई, उस हिसाब से हार हुई। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो चुनावी नतीजे आज आए हैं, इन नतीजों को अगर हम देखें तो 3 संदेश इससे साफ निकलते हैं। ये ऐसा नहीं कि साहब अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है और बीजेपी को बहुत सरमाथे पे चढ़ा लिया है। जितनी बीजेपी को जितनी बड़ी लहर जैसी कोई चीज नहीं है। देखिए लहर जैसी चीज इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि बीजेपी को 20-30 सीटों का फायदा, 40 सीटों का लगभग फायदा हुआ है, और लहर अगर होती तो ये आंकड़ा 200 के पार जाता, जो कि एग्जिट पोल के रिजल्ट बता रहे हैं, और वोट शेयर भी ऊपर नहीं जाता, वोट शेयर भी 50 नहीं पहुंचा है। दूसरी बात, लेकिन इसके साथ बीजेपी की जिम्मेदारी बढ़ रही है, उसकी हमें बात करनी चाहिए। 10 साल में एमसीडी में जो काम बीजेपी नहीं कर पाई, क्या वो आगे कर पाएगी? बीजेपी में एक इंटरनल प्रमोशन कमेटी का बड़ा मसला है, वो कभी नहीं बनता है, क्या वो बना पाएगी? मैं इस चुनावी नतीजों को देखता हूं, 3 संदेश बड़े साफ हैं, 3 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि भाई केंद्र से लेके एमसीडी तक में आपकी सरकार आ गई है, अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमें यहाँ वोट दे दो, वहां दे दो, नहीं, वो अलग बात है।
तो कई राज्यों में सरकार है, 15 राज्यों में, कि अब परफॉर्म करके दिखाइए भाई, आपने जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरे कीजिए। तो बीजेपी के ऊपर खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिम्मेदारी बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती है कि जो बगावत हो रही है उसको बगावत को रोके और अगले 3 साल अपनी सरकार के कामकाज को बेहतर करके दिखाएं। और कांग्रेस के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है कि कम से कम चुनाव में यूनाइट होकर खड़ा होना तो सीखें। कांग्रेस तो बिल्कुल मैदान छोड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, ये 3 चुनौतियां। एक फाइनल कमेंट अनिल वाजपेयी साहब आपका, मयंक गांधी हो या फिर योगेंद्र यादव साहब हो, प्रशांत भूषण हो, ये तमाम लोग कभी आपके साथ थे, अब आपके साथ नहीं। इन तमाम लोगों ने केजरीवाल की पर्सनल जो उनका रवैया है, उनका सलूक है, उस पर क्वेश्चन किया है। और यही हम आज सवाल के जवाब ढूंढ रहे थे कि क्या केजरीवाल खुद अपनी वजह से इस चुनाव में हार मिली है। एक फाइनल कमेंट कीजिए और इन सब चीजों को भी इसमें समेटिएगा, क्योंकि केजरीवाल ने भी लास्ट टाइम कुछ ये भी कहा था कि कुछ जो बिछड़े हुए उनके साथी हैं वो भी उनके साथ आएंगे जल्दी। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कभी किसी को अलग नहीं किया। हो सकता है प्रशांत भूषण जी का अपना कोई स्वार्थ रहा हो सकता है योगेंद्र यादव जी को अपना कोई स्वार्थ रहा हो। वाजपेयी जी पार्टी से निकाला गया था उनको बाकायदा एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुला करके। क्या बात आप कह रहे हैं? बात आप कह रहे हैं? मेरी बात, उन्हें पार्टी के एग्जीक्यूटिव मीटिंग से निकाला गया था भाई, निकाला गया था, अलग नहीं गए थे वो। आज प्रशांत भूषण का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा पार्टी के लिए। 2 करोड़ रुपए चंदा उन्होंने वाइट कर दिया था भी पार्टी को बनाने के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए। देखिए, किसी पार्टी का योगदान किसी के प्रति रहा हो, लेकिन कोई व्यक्ति अगर हमारे लीडर के खिलाफ टिप्पणी करेगा, पार्टी के खिलाफ टिप्पणी करेगा, तो आप सुनेंगे नहीं, उसे बात नहीं जाएगा तो और क्या किया जाएगा उसको। ठीक है, आज योगेंद्र यादव जी कहा जाता है, आज लीडर बनाने में उनका भी तो योगदान था, को बधाई दे रहे हैं। अरे कमाल करते हैं। केजरीवाल को लीडर बनाने में भी तो उनका कुछ तो योगदान रहा होगा। लेकिन ये थोड़ा ना पार्टी को तोड़ने का भी काम करेंगे। आज योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी जिस तरीके से हमारी सरकार बनने के बाद हमारे लीडर पे क्रिटिसिज्म कर रहे थे, तो ऐसे आदमी को पार्टी में कैसे रखा जाएगा? मुझे बता दीजिए आप। कोई हमारी पार्टी नहीं, कोई और पार्टी भी अगर हो गई, अगर आज क्रिटिसाइज करने वालों को अगर बर्दाश्त करेंगे तो शायद मुस्तकबिल और अच्छा और भविष्य सुनहरा हो सकता है। ऐसा मैंने बड़ों से सुना है, पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि साथ में क्रिटिक होना जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी साहब, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आत्ममंथन का वक्त है आपके लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यूसुफ अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो हमने कोशिश की ये जानने की कि केजरीवाल क्या अपनी वजह से आ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की तरफ से जो नुमाइंदे बैठे थे उन्होंने बहरहाल ये बात कबूल नहीं की। लेकिन खुद सीएम केजरीवाल, उत्तर प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो इस बात को समझ रहे हैं और शायद उनका जो ट्वीट है उस तरफ इशारा कर रहा। बेहतर ये होगा कि वो अपनी खामियों को समझें और उसको दुरुस्त करें। तो जिस तरह की सियासत की वो बात करते थे वो सियासत वो शायद दिल्ली को दे पाएंगे। और दिल्ली का भरोसा अभी उतना नहीं टूटा है उनमें जितना शोर विपक्ष कर रहा है। इसको संभालने की कोशिश वो कर सकते हैं। नमस्कार। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। आम आदमी पार्टी ने तो सारा सत्यानाश, हर जितने ईवीएम्स हैं सब में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सब में जाके बीजेपी को वोट पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अच्छा शासन दे सकती है।